नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म इंजन स्टडी 85। इंजन स्टडी 85 मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हर चीज़ करवाएंगे आपको जो आपके सिलेबस में आती है। ये नहीं है कि आप लोग आईटी कर रहे हैं, आपके पास हो जाने के बाद क्या आपका लक्ष्य पूरा हो गया? नहीं, तो आपका लक्ष्य है एक जॉब को हासिल करना, और जॉब को हासिल करने के लिए हमें बहुत से स्ट्रगल, बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसके बाद भी आपके ये जो करवा रहे हैं ये आपके काम आएगा। जैसे भी किसी भी विभाग में आपकी कोई वैकेंसी आती है तो हम उससे संबंधित उसके पुराने प्रश्न पत्र हल करना, हमारी ट्रेड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करना, सभी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। जितने ज़्यादा देखने वाले होते हैं उतना पढ़ाने का अच्छा अंदाज बनता है। तो चलो चलते हैं। हमने पहले कंप्लीट किया था दोस्तों कि हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य क्या था? लुब्रिकेशन सिस्टम का यही कार्य था, इंजन जब चलता है तो तापमान ज़्यादा होता है, तो अंदरूनी पार्टों का तापमान कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो अब बात आई कुछ ऐसे भाग, जब बात करते हैं आज हमारे पास है कूलिंग सिस्टम, कूलिंग प्रणाली जिसे बोलते हैं, कूलिंग प्रणाली, यहां लिखेंगे कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो इंजन है वो कौन सा इंजन है दोस्तों? हीट इंजन। हीट इंजन जिसे कहते हैं उष्मा इंजन, उष्मा इंजन। तो उष्मा इंजन में क्या होता है, जब फायरिंग स्ट्रोक होता है तो फायरिंग स्ट्रोक में तापमान तकरीबन 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। क्या? 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। किस कंडीशन में होता है इंजन? ये मान लेते हैं हमारा इंजन है, ये हमारा इंजन है। यहां जैसे ही पिस्टन पे फायरिंग हुआ तो अचानक से पिस्टन जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ क्या होगा? फायरिंग स्ट्रोक होगा। फायरिंग स्ट्रोक में क्या होगा, इसका तापमान होता है वो लगभग इसके आसपास पहुंच जाता है। तो हमें पता है जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इस तापमान पर लगभग चिपकने लगते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे और इंजन हमारा सीज हो जाएगा। इन सभी से बचने के लिए, या जब इंजन ओवर हीट हो जाता है तो हमारे पास हमने 2-3 क्रियाएं पढ़ी थी, हिंदी में लिख देता हूं या इंग्लिश में लिख देता हूं। डेटोनेशन, डेटोनेशन, नॉकिंग, नॉकिंग, प्री इग्निशन, प्री इग्निशन। ये तीनों क्रियाएं भी होना स्वाभाविक है, जिससे इंजन की आउटपुट पावर पर काफी प्रभाव पड़ता है और उसकी मैकेनिकल जो एफिशिएंसी होती है वो काफी कम हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लेके आते हैं कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम का सबसे पहले हम देखें कि इसमें होता क्या है। इसमें ऊष्मा जो पैदा होती है, ऊष्मा को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। पहले हमने क्या किया, ऑयल से यहाँ के पार्ट्स की ऊष्मा ली और इंजन ऑयल से इनको ठंडा कर दिया। अब बच्चे बाहर वाले पार्ट, यहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती है, इन भागों पे भी गर्मी होती है, तो इनको ठंडा करने के लिए हम लेते हैं कूलिंग प्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा। अब ऊष्मा के सबसे पहले अपने प्रकार देखेंगे, नंबर 1, 2 और 3। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन इसको लिखते हैं चालन, इसको लिखते हैं संवहन और इसको लिखते हैं विकिरण। विकिरण, इन तीन चीजों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों चीजों का यहां संयोग होता है कहीं ना कहीं। कैसे होता है देखो, सबसे पहले अपने इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसका ज्ञान होगा। तो इसको पढ़ने के लिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, उन तीनों को अपने पढ़ते हैं। यह देखें कि सबसे पहले कंडक्शन क्या है। कंडक्शन आपने पढ़ा होगा कि ये ज्यादातर किसमें होता है? ठोसों में होता है। ठोसों में कैसे होता है कि मैंने एक रोड ली, इस रोड को एक स्टोव पे या बर्नर पे मैंने इसको गर्म किया। गर्म करने पर आपने देखा होगा इसका पहले यहां से ये गर्म होगा, धीरे धीरे करके इसका ये सिरा भी गर्म हो जाता है। तो अचानक से तो ये गर्म नहीं होता ना, तो यहां क्या करता है, ये कण गर्म हो गया और अपनी ऊष्मा दूसरे कण को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, ऐसे करता करता आगे आगे जाके
जब सभी कण यहाँ उष्मित हो जाएंगे उसके बाद में इसका एंड सिरा उष्मा ले पाएगा। ये प्रक्रिया कहाँ हुई, जो मैंने यहाँ अभी एक सिलेंडर बनाया था, यहाँ देखो, यहाँ से जब उष्मा पैदा हुई, कहाँ, पिस्टन के अंदर पैदा हुई, यहाँ की उष्मा लेते हुए सारी की सारी उष्मा बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी और सभी भागों में उष्मा एक समान फैल जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है संवन। संवन में मैं यहाँ एक बर्तन बना लेता हूँ और इस बर्तन में मैंने भर लिया पानी। क्या भर लिया? पानी। और इस बर्तन को भी मैं गर्म करता हूँ, किससे? बर्नर से या स्टोव से। इसको जैसे गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा पानी यहाँ से बूंद बूंद गर्म होता है और ये बूंद बूंद करके ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी पेंदे में बैठ जाता है। ये सिस्टम आपने घरों में देखा होगा। घरों में आपके एक बड़ा सारा हमाम बना होता है, इस तरह का आपके हमाम बना होता है। यहाँ एक टोटी होती है जहाँ से आप इसमें पानी डालते हो और यहाँ एक डी होती है पानी निकास के लिए। तो आप जैसे इसमें ठंडा पानी डालते हो, क्या? ठंडा, तो पानी निकलता है गर्म। गर्म क्यों निकला जी? ठंडा डाला तो ठंडा ही आना चाहिए ना। परंतु बात यह होती है कि गर्म पानी होता है वो क्या होता है? हल्का होता है। और ठंडा पानी क्या होता है? भारी होता है। इस कारण से ठंडा पानी सीधा इसके पेंदे में नीचे की ओर जाएगा और जैसे गर्म पानी उसको ऊपर उठा देगा और गर्म पानी बाहर आ जाएगा। ये क्रिया कहाँ होगी? जो अभी इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, तो वाटर कूल्ड सिस्टम में ये हो जाता है। अंतिम आता रेडिएशन में। रेडिएशन का हमें पता है इसमें किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूरज के द्वारा पृथ्वी का तल गर्म होता है तो वो रेडिएशन के कारण होता है। तो अब चलते हैं हमें इसके प्रकार के। ये समझ आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चालन में सिर्फ ठोसों में होता है, इसमें सिर्फ कण गति नहीं करते, अपनी उष्मा दूसरे कण को दे देते हैं। कन्वेक्शन जो संवन है, संवन में प्रत्येक कण उष्मित होकर के अपना स्थान छोड़ देता है और ऊपर चला जाता है और उसका स्थान लेने के लिए नया कण जो भारी होता है वहां आ जाता है। इस तरीके से ही पानी गर्म होता है और रेडिएशन में किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये लो, ये हो गया। अब देखते हैं अपने इसके प्रकार, कूलिंग सिस्टम के प्रकार। कूलिंग सिस्टम को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। नंबर 1 एयर कूल्ड और नंबर 2 वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड को कहते हैं वायु शीतित और इसको कहते हैं जल शीतित। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अकेला एयर कूल्ड, क्योंकि वाटर कूल्ड में काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि वाटर कूल्ड में बहुत सारी हमें प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले रेडिएटर लगाएंगे, फैन लगाएंगे, वाटर पंप लगाएंगे, ऊपर थर्मोस्टेट वाल्व लगाएंगे, गैलरी लगाएंगे, हॉस पाइप लगाएंगे, उसका ढक्कन लगाएंगे। उसके रेडिएटर के भी बहुत सारे भाग हो जाते हैं, अपर टैंक, लोअर टैंक, बीच में फिन्स आ गई, नलियां आ गई, ट्यूबों के बारे में। तो इस तरह से हमें बहुत सारी जानकारी हमें आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ लेते हैं एयर कूल्ड। कौन सा? एयर कूल्ड। तो एयर कूल्ड को पढ़ने के लिए अब आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं मैं। यहां पर एक डायग्राम बनाया इसका इंजन का। ये हमारा एक इंजन है जिसका ये ऊपर वाला भाग क्या बना है दोस्तों? ये एक हेड है जहाँ ये वाल्व लगे हैं, ये एक नोजल लगी है या स्पार्क प्लग मान लो, यहाँ एक पिस्टन है। कौन से प्रकार का बनाया मैंने? ये प्रकार देख के बताइए आप। ये प्रकार हो गया कॉनकेव हेड, कॉनकेव हेड प्रकार का। अगर ये फ्लैट होता तो ये होता फ्लैट हेड। अगर ये 2 स्ट्रोक वाला था तो ये डिफ्लेक्टेड। अगर इस तरह का होता तो डोम हेड। पिस्टन का याद रखना। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्टिंग रोड देके एक बार इंजन से कनेक्ट कर देता हूँ। ये अपने बना ली क्रैंक शाफ्ट, यहाँ लिख देते हैं क्रैंक। ये क्रैंक केस, ये कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड, ये गजन पिन, ये आगे वाल्व, इसे मान देते हैं इंजेक्टर, ये आ गया सिलेंडर और ये आ गया हेड। इतने भाग हो गए। अब इसकी वर्किंग प्रक्रिया पर चले तो जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, हमारे पास क्या 4 स्ट्रोक थे, 1 2 3 4। सबसे पहले हमने क्या किया? सक्शन किया, फिर हमने क्या किया? कंप्रेशन किया, फिर हमने पावर ली, पावर या फायरिंग की और बाद में एग्जॉस्ट कर दिया।
मतलब कि धुएं को, गैसों को बाहर निकाल दिया। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रोक होता है हमारे पास पावर या फायरिंग। यही ऊष्मा पैदा होती है, इसी कारण इसको ऊष्मा इंजन कहते हैं। जैसे ही यहाँ पावर स्ट्रोक में ऊष्मा पैदा हुई, जैसे तापमान चला, तो मैंने कहा था तापमान पहुंच जाएगा आपका 1200 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टाइम में अगर अपने इसको ठंडा नहीं करेंगे तो सभी भाग जो होंगे, रिंग, पिस्टन, ये सारे भाग आपस में चिपक जाएंगे और इंजन सीज हो जाएगा। इससे बचने के लिए अब बात करें, अगर इसके ऊपर सीधी एयर अप्लाई करते सीधी, तो यहाँ जो कॉन्टैक्ट एरिया था, कॉन्टैक्ट एरिया काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ये मार्कर है, इस मार्कर पर सीधी हवा दी जाए तो ये सामने सीधी सरफेस से सीधी हवा निकल जाएगी और राउंड होता है। तो अगर हम इसके बाहर की तरफ इस तरह से क्या बना लें, फिन्स बना लें। इन कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, इन कटे हुए भाग को फिन्स कहते हैं। ये याद रखना, प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, बीच में से प्रश्न पूछता है। ये बाहर की ओर कटे हुए भाग क्या कहते जाते हैं, फिन्स। हिंदी में लिख सकते हैं फिन्स या पंख। फिन्स कटे होते हैं। फिन्स का कार्य, प्रश्न ये पूछा गया, फिन्स क्यों काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं? तो सीधी हम घुमा के बात नहीं करेंगे, सीधी बात कर ले सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। इससे सतही क्षेत्रफल कैसे बढ़ा, ये देखो, यहाँ के पहले तो मेरे पास ऊष्मा इसमें आ रही थी और यहाँ से मैं एयर दे रहा था तो इतना ठंडा हो रहा था। अब क्या हुई, ऊष्मा यहाँ से मैंने पहली विधि बताई थी, कौन सी, चालन में क्या हुआ, यहाँ ऊष्मा आई, यहाँ से इसको मिला हुआ रास्ता यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो ऊष्मा इतनी दूर तक आगे आ गई। दूसरा, इसके बीच में हवा जाने के लिए रास्ता बन गया, तो ये कॉन्टैक्ट एरिया का काफ़ी बढ़ गया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात, ऊपर की ओर फिन्स बढ़े, ये भी एक प्रश्न है। फिन्स हमेशा ऊपर बड़े बनाए जाते हैं और नीचे छोटे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जब फायरिंग के दौरान ऊष्मा होती है तो ऊपर ज़्यादा होती है। अब जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर चलेगा तो एरिया बीच में बढ़ जाएगा, तो ऊष्मा को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी और यहाँ ऊष्मा कम होगी। इसलिए हम यहाँ फिन्स का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर बड़े, नीचे की ओर छोटे। तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आपको फिन्स का ध्यान रखना है। फिन्स क्यों लगाए जाते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा फिन्स ऊपर बड़े होते हैं, नीचे की ओर छोटे कटे होते हैं। इस पर जो छोटे इंजन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, टेम्पो है, टैक्सी है, छोटे इंजनों के लिए डायरेक्ट फिन्स को हवा से ही ठंडा किया जाता है। मोटरसाइकिल वाले इंजन देखे होंगे तो उनको सीधा डायरेक्ट हवा से ठंडे हो जाते हैं। कुछ बड़े इंजनों के लिए, जैसे आइशर ट्रैक्टर हुआ, उन ट्रैक्टरों में क्या होता है, एक पंखा की व्यवस्था की जाती है, जो पंखा इस पर हवा को अप्लाई करता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लेके आए। कल लेके आएंगे आपके लिए वाटर कूल्ड इंजन, जिन्हें अपने जल स्थितित कहते हैं। तो आप थोड़ा सा रीड करके आना। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।